नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 7 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शशि थरूर का आर्टिकल है राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित, ये डिस्कस करेंगे। वैसे देखो, राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित आर्टिकल्स हमने एक दो पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन शशि थरूर थोड़ा अच्छा लिखते हैं, तो आज फिर से एक बार राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित डिस्कस कर लेते हैं। रिवाइज हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वाटर बजटिंग से संबंधित। ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है वाटर बजटिंग से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, ईरान की क्या सिचुएशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, द हिंदू से शशि थरूर का राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित है। इस आर्टिकल में ना ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ऑलवेज ऑन इकोनॉमी मतलब हमेशा काम पे, ये कैसी इकोनॉमी है। आईएलओ के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इंडिया के वर्क कल्चर के बारे में क्या कहते हैं। ओवर वर्क करने से ह्यूमन कॉस्ट क्या होती है, लीगल गैप क्या है, सरकार के नियम्स में अभी क्या कमियां हैं। ग्लोबल प्रेसिडेंट्स के बारे में जानेंगे कि फ्रांस ने क्या किया राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जानेंगे। ये सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑलवेज ऑन इकोनॉमी के बारे में। सोच के देखो, रात के 10 बज रहे हैं, आप देखो अपनी फैमिली के साथ में ना डिनर कर रहे हो, तभी ना फोन बजता है, लिल 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 लिल। वो फोन किसका है, मतलब वो नोटिफिकेशन है, या तो बॉस का ईमेल आया है या फिर क्लाइंट का व्हाट्सएप मैसेज आया है, और पूरा आपका मूड खराब, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, खाना छोड़कर आप लैपटॉप खोलते हो। ये देखो आज की रियलिटी है। राइटर यानी शशि थरूर इसे बोलते हैं ऑलवेज ऑन इकोनॉमी। ऑलवेज ऑन इकोनॉमी। हमने ये सोचा था, देखो टेक्नोलॉजी जो बढ़िया बढ़िया आ रही है ना, ये हमें आजादी देगी, लेकिन देखो स्मार्टफोन्स और लैपटॉप ये हमारे टूल बनने वाले थे, लेकिन आज हो उल्टा गया है। ये जो गैजेट है ना, ये हमारे एक प्रकार से साइलेंट टास्क मास्टर बन गए हैं। मतलब बिना बोले हमसे 24 घंटे काम करवाने वाले मालिक बन गए हैं ये। देखो वर्क और लाइफ के बीच की जो बाउंड्री है ना, आज के समय में खत्म हो गई है। पहले ऑफिस टाइम हुआ करता था 9 से 5 का, अब एनी टाइम इज वर्क टाइम बन चुका है। और इस कल्चर को ना डेडिकेशन मत बोलो, इस कल्चर को बोलो क्रीपिंग सिकनेस। समझ गए? डेडिकेशन नहीं है कि हमेशा काम पे रहना, चाहे रात को 2 बजे भी, ये क्रीपिंग सिकनेस है, राइटर बोलते हैं। डेटा भी देते हैं राइटर। आप आईएलओ का डेटा देखिए। आईएलओ का डेटा यह कहता है इंडिया की ना 51% जो वर्कफोर्स है ना, वो 59 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम करती है। देखो इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर है एक्सटेंडेड आवर्स के मामले में, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेटिव है। इसका इंपैक्ट जानते हो क्या होता है? सिर्फ थकान नहीं होती, इसका इंपैक्ट 78% जो एम्प्लॉइज है ना हमारे देश में, वो बर्नआउट फील करते हैं। जो बर्नआउट है ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता, बर्नआउट मतलब इमोशनल, फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन की स्टेज होती है ये बर्नआउट। मतलब स्ट्रेस से अगली स्टेज आप कह सकते हो बर्नआउट। जब इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला फील करता है ना, वो होता है बर्नआउट। फिर इसके बाद राइटर रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देते हैं। एना सेबेस्टियन, बहुत फेमस केस है। ईवाई कंपनी में काम कर रही थी, यंग एम्प्लॉय थी, और 2024 में उन्होंने ना वर्क प्रेशर की वजह से, ओवरवर्क की वजह से सुसाइड कर लिया। वो बिल्कुल फिजिकली फिट थी, लेकिन वर्क प्रेशर की वजह से ना वो अंदर से टूट गई थी। तो उस समय काफी सारे आर्टिकल्स छपे थे एना सेबेस्टियन से रिलेटेड। तो ये जो ओवरवर्क वाला सिस्टम है ना, देखो इससे लाइफस्टाइल डिजीज भी बढ़ रहे हैं। ये सारे डिजीज जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब बढ़ रहे हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है कि 10 से लेके 12% मेंटल हेल्थ केसेस जो है ना, वो वर्क स्ट्रेस की वजह से जुड़े हैं, वर्क स्ट्रेस से जुड़े हैं। और अब आप पूछोगे सर क्या कानून नहीं है हमारे देश में वर्क स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, इन सब चीजों को रोकने के लिए? देखो हाल ही में सरकार ने यह बोला कि हम ना 29 लेबर कोड्स को कंसोलिडेट करके सिर्फ 4 लेके आए हैं। उसमें से एक है OSH। OSH मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये कोड क्या करती है? ये देखो वर्कर्स के आवर्स जो है ना वो फिक्स करती है,
लेकिन यहां पे एक लूप होल है। ये जो लॉ है ना 2020 का, ये लॉ देखो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, मोस्टली ब्लू कॉलर वर्कर्स को। लेकिन देखो जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज हैं, आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, गिग वर्कर्स हैं, उन सबको ये जो कोड है ना वो कवर नहीं करता है, वो छूट जाते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के पास में प्रोटेक्शन नहीं है। और आप ना पावर डायनामिक्स देखिए, अगर देखो एम्प्लॉय रात को मेल से रिप्लाई ना करे तो क्या होगा, उसे डर लग जाता है जॉब चली जाएगी या प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर यानी जिसने रोजगार दिया है वो तो देखो पावरफुल है, एम्प्लॉय वीक है। इसलिए यहां पे लॉ का जो इंटरवेंशन है वो जरूरी हो जाता है। अब देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। मतलब ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, डेवलप कंट्रीज ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है। फ्रांस ना 2017 में एक राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ लेकर आया। वहां पे ना कंपनीज को एम्प्लॉइज के साथ में नेगोशिएट करना पड़ता है, मतलब ऑफिस आवर्स के बाद ईमेल भेजना अलाउड नहीं है। और दूसरे देश आप देख लीजिए, जैसे पुर्तगाल है, इटली है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब ने ना अपने लेबर कोड्स में बदलाव किए हैं। इन देशों ने मान लिया है कि रेस्ट इज प्रोडक्टिव, मतलब रेस्ट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर वर्कर फ्रेश होगा तो काम अच्छा होगा। हमें भी देखो ये मानना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। अभी तो हमारे देश में सोच ये है वर्कर से भी 1-1 मिनट का काम करवा लो। 1-1 मिनट का मतलब जितना 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्यादा भी काम करवा लो। ये आमतौर पे एम्प्लॉयर की सोच होती है। कल्चर हमारे देश में वैसा बन गया है। फिर सॉल्यूशन भी देते हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने ना पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज किया। प्राइवेट मेंबर बिल जानते हो क्या होता है? प्राइवेट मेंबर बिल देखो, जो बिल मिनिस्टर नहीं प्रेजेंट करता, कोई दूसरा एमपी प्रेजेंट करता है, चाहे वो सरकार का हो या विपक्ष का हो, उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। इसके पास होने के चांसेस जाहिर तौर पर कम होते हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल की वजह से ना डिस्कशन जरूर स्टार्ट हो जाता है। तो जो बिल लेके आए हैं ना प्राइवेट मेंबर बिल शशि थरूर, इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले नो पेनल्टी। एम्प्लॉय को ना ऑफिस आवर्स के बाद फोन ना उठाने पर ना सजा नहीं मिलेगी। दूसरी चीज है ग्रीवेंस रेडरेसल। अगर एम्प्लॉयर फोर्स करे तो शिकायत करने का जो मैकेनिज्म है वो कंपनी को देना पड़ेगा कि कहां पे शिकायत की जा सकती है। स्कोप, ये जो बिल है ये देखो गिग वर्कर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ सबको कवर करता है। और ये जो बिल है ना एक प्रकार से देखो ये राइट टू रिचार्ज को ना एक लीगल हक बनाता है। जैसे राइट टू वर्क है, राइट टू हेल्थ है, वैसे ही राइट टू रिचार्ज, यहां भाई काम के बाद में रिचार्ज करना हमारा एक लीगल हक है। स्टेट लेवल पे देखो केरला ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन सेंट्रल लॉ की जरूरत है ताकि सभी राज्यों में ना यूनिफॉर्मिटी आए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो लॉ बनाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। इंडिया में ना एक कल्चर है, कल भी हमने डिस्कस किया था, ऑप्टिक्स वाला कल्चर, दिखाने का कल्चर है। जो देर रात तक ऑफिस में रुका वही मेहनती है, मतलब उस प्रकार से समझ लिया जाता है कि हाँ भाई रात तक ऑफिस में रुक रहा है इसका मतलब वो मेहनती है। भाई ये भी तो हो सकता है कि जो जल्दी निकल गया उसने डेडिकेशन के साथ में अपना काम जल्दी कर लिया, है ना। लेट नाइट ईमेल भेजना ये कमिटमेंट का ना बैज माना जाता है। हमें देखो इस सोच को ना बदलना होगा, समझ रहे हो? हमारे देश में जो दिखावे का कल्चर है ना ये खत्म होना चाहिए। हम खुद ही अपने आप को निचोड़ रहे हैं तरक्की के नाम पे, जो कि ठीक नहीं है। लाइफ निचोड़ने के लिए नहीं है, लाइफ जीने के लिए है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ईरान से रिलेटेड है। ईरान देखो एक बार फिर से जल रहा है, वहां पे एक बार फिर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी डूब रही है और वार का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। ऐसा क्यों, क्या सिचुएशन है ईरान में, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आप सोच के देखिए, तेहरान का ग्रैंड बाजार, तेहरान का जो ग्रैंड बाजार है ना, मान लीजिए दिल्ली का चांदनी चौक मान लीजिए, ये वहां की इकोनॉमी का ना दिल है। 28 दिसंबर को ना यहां पे जो दुकानदार थे ना उन सब ने अपने शटर गिरा दिए, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी। क्यों? क्योंकि देखो ईरान की जो करेंसी है ना रियाल, उसकी वैल्यू अचानक बहुत ज्यादा गिर गई है।
अब देखो होता क्या है, जब करेंसी की वैल्यू गिरती है ना तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। मतलब बाहर से जो आप सामान खरीदते हो वो खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि आपकी करेंसी कमजोर हो गई है। वैसे देखो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, करेंसी की वैल्यू थोड़ा रिलेटिवली कम होती है तो। लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान बहुत ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो कर ही नहीं पा रहा है। तो ये जो स्ट्राइक थी ना वो सिर्फ दुकानदारों तक नहीं रुकी। अब ये जो आग थी ना पूरे देश में फैल गई, पूरे ईरान में लोग सड़कों पर आ गए। 2022-23 में ना 2022-23 में ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना ईरान में, उसके बाद ये सबसे बड़े प्रोटेस्ट हैं। और देखो ईरान में ये जो गुस्सा है, जैसे मैंने बताया, नया नहीं है। 2022-23 में भी बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे। मासा अमीनी एक यंग लड़की थी जिसे देखो वहां की ना मोरालिटी पुलिस ने पकड़ लिया था। वहां पे ना एक मोरालिटी पुलिस है, वो ये चेक करती है कि लड़कियों ने हिजाब वगैरह पहना है या नहीं पहना है, वो सारी चीजें। तो मासा अमीनी को ना मोरालिटी पुलिस ने पकड़ लिया, बोला कि तुमने हिजाब ठीक ढंग से नहीं पहना है, उसको पकड़ के ले गए। और जानते हो पुलिस कस्टडी में उस लड़की की डेथ हो गई। 2022-23 की बात है। फिर उसके बाद तो पूरा ईरान जल उठा था, बहुत प्रोटेस्ट हुए और एक नारा गूंजा था उस समय ईरान में, वुमेन लाइफ फ्रीडम, वुमेन लाइफ फ्रीडम। ये 2022-23 का स्लोगन था जब प्रोटेस्ट हुए थे। तो देखो राइटर बोलते हैं वो 2022-23 का गुस्सा है ना वो शांत नहीं हुआ था, बस दबा हुआ था। अब रियाल के गिरने की वजह से ना वो जो गुस्सा था ना वो फिर से बाहर आ गया और ज्यादा जबरदस्त तरीके से बाहर आ गया। जो 2022-23 के प्रोटेस्ट में थोड़ा सा दब गया था वो गुस्सा एक बार फिर से जाहिर हो गया। इसके अलावा देखो जून 2025 में ना ईरान में वार भी हुआ, इजराइल के साथ में युद्ध हुआ। और देखो 12 दिन तक वो लड़ाई चली थी इजराइल और ईरान के बीच में। इस वार ने ना ईरान की इकोनॉमी की ना पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी। अभी करंट सिचुएशन ये है, फूड इन्फ्लेशन ईरान में देखो 64% से ज्यादा है। इसका मतलब समझो जो दूध पहले 100 रुपए का मिल रहा था अब वो देखो 164 रुपए का मिल रहा है। कंपैरिजन आप करो, दुनिया में सिर्फ देखो साउथ सूडान एक ऐसा देश है अफ्रीका का जिसकी हालत जो है आज के समय में ईरान से ज्यादा खराब है। साउथ सूडान में सिविल वार चल रहा है। सोचिए ईरान कहां पे खड़ा है आज पूरे वर्ल्ड में। जो वार चली थी ना जून में इजराइल के साथ में, उसके बाद से अभी तक वहां की जो करेंसी है ना रियाल, वो 60% तक गिर चुकी है। मतलब आपकी जो सेविंग्स हैं वो आधी से भी कम हो गई हैं। और बात करें ऑयल एक्सपोर्ट्स की, देखो ईरान ना एक रेंटियर स्टेट है। राइटर बोलते हैं ईरान ना एक रेंटियर स्टेट है। रेंटियर स्टेट वो होता है जो अपनी इनकम के लिए ना नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो ऑयल एक्सपोर्ट भी ना ईरान से काफी ज्यादा कम हो गया है। मतलब 2024 के कंपैरिजन में 2025 में जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 7% कम हो गया। और वहां पे बिजली की जो कटौती है वो तो बिल्कुल नॉर्मल बन गया है, लाइट वहां पे रहती नहीं है। तो जब देखो पेट खाली है तो फिर देखो राष्ट्रवाद की बातें या फिर धर्म की जो बातें हैं ना वो सुनाई नहीं देती। इसीलिए ईरान का जो रेजीम है ना, थियोक्रेसी है वहां पे, वो अब नेशनलिज्म की बात बोलता है, वो अब धर्म की बात बोलता है। तो ईरान के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। समझ रहे हो? आप बोलोगे सर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है ईरान में? देखो ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम ना थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वहां पे ना ड्यूल गवर्नमेंट होती है। ड्यूल गवर्नमेंट है वहां पे। एक तरफ देखो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वहां पे, एक तरफ प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं सुप्रीम लीडर। अभी जो है वो है अयतुल्ला खामीनी। असली पावर जो है वो सुप्रीम लीडर के पास में है, ना कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट के पास में। और सुप्रीम लीडर जो है वो धार्मिक पर्सन है, इसीलिए बोलते हैं वहां पे थियोक्रेसी है। तो जो प्रेसिडेंट है वहां के, उन्होंने देखो दिसंबर में कहा था कि सरकार जो है वो फंसी हुई है, हम चमत्कार नहीं कर सकते। उन्होंने थोड़ी फ्रीडम दी है, मतलब मोरालिटी पुलिस को रोका है अभी आप हिजाब वगैरह मत इंप्लीमेंट करवाओ। लेकिन देखो इकोनॉमी सरकार के हाथ में नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी उनके हाथ में नहीं है।
इसलिए लोग सड़कों पर हैं, उन्हें लगता है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। ईरान के रूलर्स को सबसे बड़ा डर जानते हो ऐसी सिचुएशन में क्या है? उन्हें सबसे बड़ा डर अभी फिलहाल लग रहा है मोसाद का। मोसाद जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है, उन्होंने क्लेम किया है कि उनके एजेंट्स प्रोटेस्टर्स के बीच फील्ड में हैं। ये स्टेटमेंट देखो आग में ना पेट्रोल डालने का काम कर रही है। रेजिम को ये लगता है कि ये जो भी हो रहा है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब फौरन साजिश है, ये इजराइल का किया धरा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 2 जनवरी 2026 को धमकी दी। उन्होंने कहा कि यूएस इज लोक्ड एंड लोडेड, मतलब अगर प्रोटेस्टर्स मारे गए तो यूएस हमला करेगा। आप याद करिए, जून 2025 में भी यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था। तो देखो अब इससे ना ईरान की जो सरकार है ना बहुत ज्यादा सकी हो गई है। अब वो रिफॉर्म्स की बजाय ना रिप्रेशन में लग गई है। उसे लगता है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो यूएसए और इजराइल की वजह से हो रहे हैं। अगर लगता नहीं है तो भी मतलब उनके पास एक रीजन है अभी ब्लेम डालने का कि ये इजराइल और यूएस के इशारे पर हो रहा है और जो ये प्रोटेस्टर हैं वो एंटी नेशनल हैं। समझ रहे हो? अब वो ईरान की जो सरकार है वो राइटर्स को कुचलने की धमकी दे रही है। ऑलरेडी 12 लोग मारे जा चुके हैं। देखो इजराइल का जो रेजिम है ना हर प्रॉब्लम के लिए सही में एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्लेम करता है, बट असलियत यह है कि प्रॉब्लम जो है वो एक्सटर्नल नहीं है, प्रॉब्लम इंटरनल है। ईरान रिफॉर्म करने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि रिफॉर्म करने पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो सॉल्यूशन देखो यही है, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे, करप्शन खत्म करना होगा। सिर्फ अभी आप ऑयल पे डिपेंड हो, आपको अपनी डिपेंडेंसी ऑयल पे खत्म करनी होगी, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा और दुनिया से आपको एंगेज करना होगा। दुनिया से कट कर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आइसोलेशन में तो आप खत्म हो जाओगे। यूएस को धमकी देने के बजाय वहां के जो प्रेसिडेंट है ना उनको यूएस से बात करनी चाहिए, डिप्लोमेसी का यूज करना चाहिए। लोगों को थोड़ी पॉलिटिकल और जो पर्सनल फ्रीडम है वो देनी चाहिए। कब तक रिलीजन और नेशनलिज्म के नाम पर आप लोगों को डराओगे, धमकाओगे? खाली पेट कोई नेशनलिज्म की बात नहीं करता, खाली पेट कोई रिलीजन की बात नहीं करता, पेट भरना जरूरी है। तो बात देखो वही है कि ईरान जो है अब एक ना चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता रिफॉर्म की तरफ जाता है, री एंगेजमेंट की तरफ जाता है। अब ये रास्ता देखो मुश्किल भरा है लेकिन स्टेबिलिटी इससे आएगी। दूसरा रास्ता रिप्रेशन की तरफ जाता है, यानी दबा दो लोगों को। दूसरा रास्ता आइसोलेशन की तरफ जाता है, इससे बल्कि सिविल वार बढ़ेगा। तो ईरान की जनता ने भी अब बता दिया कि देखो हमारा जो पेशेंस की ना एक लिमिट है, बार बार हमें दबाओगे तो वो प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा एक दिन सब कुछ। तो ये वाला पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ईरान से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वाटर बजटिंग से संबंधित है। हाल ही में ना 18 एस्पायरेशनल ब्लॉक में वाटर बजटिंग से संबंधित जो नीति आयोग की रिपोर्ट है ना वो पब्लिश हुई। तो इस आर्टिकल में ना काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, जैसे कि देखो वाटर बजटिंग होती क्या है और किस प्रकार से वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो लगातार कम हो रही है, ओवर एक्सप्लोटेशन का डेटा, सरकार की स्कीम्स जैसे अटल भूजल योजना, केरला मॉडल, अब जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की वो कैसे अलग है, और कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है। सबसे पहले बात करते हैं वाटर बजटिंग से संबंधित। देखो फाइनेंशियल बजट के बारे में तो हम सबने सुना होता है, मतलब जैसे घर में भी पापा घर का बजट बनाते हैं, इनकम कितनी है, खर्चा कितना है। अगर इनकम 50 रुपये है और खर्चा 100 रुपये है तो क्या होगा? कर्जा हो जाएगा, मतलब आपको घर चलाने के लिए उधार लेना पड़ेगा। बस देखो यही कंसेप्ट आप ना पानी पर भी लगाओ। वाटर बजटिंग जो है वैसे देखो वो एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है। इनकम क्या है यहां पर? इनकम मतलब पानी आ कहां से रहा है? पानी आ रहा है फॉर एग्जांपल रेन से, पानी आ रहा है ग्लेशियर से, पानी आ रहा है किसी झरने से यानी स्प्रिंग से या फिर ग्राउंड वाटर से। मतलब ये सारे सोर्स हैं पानी के, ये सारी इनकम है। क्या है? इनकम है। और एक्सपेंडिचर क्या है यहां पर, यानी आउटफ्लो क्या है? आउटफ्लो है जैसे देखो पानी जा कहां पे रहा है, एग्रीकल्चर में जा रहा है। इसके अलावा और कहां पे एक्सपेंडिचर होता है पानी का? इंडस्ट्री में एक्सपेंडिचर होता है,
घरों में एक्सपेंडिचर होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है एक्सपेंडिचर का। अगर देखो आपका एक्सपेंडिचर पानी का ज़्यादा है और आपकी पानी की जो इनकम है वो कम है, यानी आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो आप वाटर डेफिसिट में हैं। यानी आप फ्यूचर का पानी आज ही यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में आपके पास में जो पानी है वो नहीं बचेगा। समझ गए? तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हो, वाटर बजटिंग फोकसेस ऑन बैलेंसिंग वाटर डिमांड एंड सप्लाई एट लोकल एंड बेसिन लेवल्स। अब थोड़ा डेटा भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से पानी की जो अवेलेबिलिटी है लगातार कम हो रही है। 1951 देश आजाद हुआ था रिसेंट टाइम में, उस समय तो एक आदमी के लिए ना 5177 क्यूबिक मीटर पानी था और 2011 में ये आके 1545 क्यूबिक मीटर रह गया है। समझ लो मतलब सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो गई है। जब देखो पानी की अवेलेबिलिटी पर कैपिटा 1700 यूनिट से कम होती है ना, तो उसे हम कह देते हैं वाटर स्ट्रेस्ड रीजन, कि ये रीजन तो अब वाटर स्ट्रेस्ड है। और देखो हम ना ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी अब 1700 से नीचे चली गई है। और इसके अलावा देखो जो ग्राउंड वाटर है 2004 में ना इंडिया में 839 ब्लॉक्स ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉइटेड थे। कितने? 839। लेकिन अब कितने हो गए हैं? अब देखो 2000, रिसेंट डेटा तो नहीं है लेकिन 2014 में ये ओवर एक्सप्लॉइटेड जो ग्राउंड वाटर के ब्लॉक्स है ना वो बढ़ के हो गए 1034। तो आप समझ सकते हो डेटा की सहायता से कि हमने कितना ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया है। और ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब अगर आप पूछोगे, सिंपल है, जितना पानी जमीन रिचार्ज कर रही है हम उससे ज्यादा निकाल रहे हैं। जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उससे ज्यादा तो हम निकाल ले रहे हैं। यह है ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल। सिंपल शब्दों में देखो इंडिया दुनिया का ना सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूजर है। अगर हम चाइना और यूएसए दोनों को मिला भी देना तो उससे ज्यादा ग्राउंड वाटर इंडिया निकालता है, यानी हम निकालते हैं। इसका नतीजा ये होता है कई सारे रीजन्स में बार बार बाढ़ आती है, सूखा आता है और वाटर क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। फिर देखो कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी हैं, जैसे एनसीआई WRD का डेटा है, मतलब 1999 में डेटा आया था। 2050 तक इंडिया को ना 1180 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी है वो चाहिए होगा। और वर्ल्ड बैंक ने 2012 में ये कहा था अगर देखो यही चलता रहा तो अगले 20 सालों में इंडिया में 60% जो एक्वीफायर हैं, 60% एक्वीफायर वो पूरी तरह से मतलब क्रिटिकल कंडीशन में होंगे, खाली नहीं होंगे, क्रिटिकल कंडीशन में होंगे। फिर वाटर रिसोर्सेज ग्रुप की रिपोर्ट आई थी 2009 में, इन्होंने भी बोला था कि 2030 तक ना डिमांड सप्लाई से डबल हो सकती है। सोच के सको, डिमांड होगी 1.5 ट्रिलियन मीटर क्यूब, सप्लाई होगी सिर्फ 740 बिलियन मीटर क्यूब। समझ गए? तो देखो शॉर्टेज होगी अगर पानी की तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी, लोग पानी के लिए झगड़ने लगेंगे, खाने की भी कमी होगी क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर में बहुत सारा पानी यूज होता है, और इंडस्ट्रीज में पानी की कमी होगी तो एग्रीकल्चर पे साफ साफ असर पड़ेगा। तो मतलब बुरी तरह से लाइफ जो है वो प्रभावित होने वाली है पानी की कमी की वजह से। और अगर हम सरकार के इनिशिएटिव्स की बात करें, रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, बहुत पीछे नहीं जाएंगे। देखो अटल भूजल योजना सरकार ने दिसंबर 2019 में लॉन्च की। यहां पे फोकस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे है। 7 स्टेट्स में अभी ये स्कीम चल रही है, मतलब 7 स्टेट्स में जो ग्राम पंचायत है इस स्कीम के अंतर्गत खुद अपना वाटर बजट बनाती हैं। गांव वाले ये तय करते हैं कि क्या हम वाटर सरप्लस हैं या फिर वाटर डेफिसिट हैं। तो इससे ना गांव वाले पानी का जुडिशियस यूज सीखते हैं, उन्हें समझ में आता है कि भाई हम वाटर सरप्लस नहीं है और हमें पानी को ठीक से बचाना होगा। फिर 2023 में का एक केरला मॉडल है, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी देखो साइंटिफिक ढंग से पानी कैलकुलेट किया
मतलब सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, CWRDM, इन्होंने काम किया इस साइंटिफिक मेथड पे। और वही सप्लाई साइड में भी वाटर कैलकुलेट कर लिया, रेनफॉल से कितना, रन ऑफ से कितना, और डिमांड साइड में भी कैलकुलेट कर लिया, घर में कितना यूज हो रहा है, खेती कितना, इंडस्ट्री कितना, टूरिज्म कितना, सबका डेटा ले लिया। तो ये भी एक सक्सेसफुल स्टेट लेवल का मॉडल है। फिर है नेशनल वाटर मिशन, 2018 में लॉन्च किया गया था, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर था। इन्होंने भी ना वाटर बजटिंग को ना एज ए डेटा ड्रिवन टूल के तौर पे प्रमोट किया। तो ये 3 वो स्कीम्स हैं जिनमें वाटर बजटिंग को सरकार ने प्रमोट करना चाहा है। फिर अब आते हैं कोर पार्ट पे, आर्टिकल का जो कोर पार्ट है। अभी हाल ही में, अच्छा पहले वो नीति आयोग वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में, हाँ, अब ये नीति आयोग ने रिसेंट में जो रिपोर्ट रिलीज की है ना, उससे संबंधित चीज डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर वो कंपैरिजन वाला भी डिस्कस करेंगे। नीति आयोग ने ना देखो 18 एस्पायरेशनल ब्लॉक्स में वाटर बजटिंग से संबंधित रिपोर्ट पब्लिश की। गोल ये था विकसित भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें मीट करना, उन्हें अचीव करना, और इसके लिए ना एक गेम चेंजर जो एप्लीकेशन है ना वो लॉन्च की गई, जिसका नाम है वरुणी ऐप। क्या है वरुणी ऐप? क्या है ये वरुणी ऐप? ये देखो एक डिजिटल टूल है जो देखो स्पेशियल मतलब मैप बेस्ड और नॉन स्पेशियल डेटा यूज करता है। ये ना ब्लॉक लेवल पर पानी का हिसाब किताब रखता है, किस ब्लॉक में कितना पानी आ रहा है, कितना जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे पानी का हिसाब किताब। और असेसमेंट कंपोनेंट क्या है? असेसमेंट कंपोनेंट वही जो हमने पहले डिस्कस किए। डिमांड साइड में यह देखा जाता है कि डोमेस्टिक यानी घरों में पानी कितना जा रहा है, लाइफ स्टॉक कितना पानी यूज कर रहे हैं यानी पशु कितना यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कितना यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है। तो पहले डिमांड साइड कैलकुलेट कर लिया और फिर सप्लाई साइड कैलकुलेट कर लिया। जैसे सरफेस रन ऑफ कितना है यानी बहने वाला पानी, सरफेस सप्लाई कितनी है, नदी तालाब का पानी, ग्राउंड वाटर, या फिर आउटसाइड रिसोर्सेज जैसे कैनल का पानी है, नहर का पानी है। तो इस प्रकार से इतना डिटेल में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, दो तीन एग्जाम्पल भी लिखोगे तो चलेगा। आप कंसेप्ट पे फोकस करिए कि इस प्रकार से ना ब्लॉक लेवल पे 18 एस्पायरेशनल ब्लॉक पे फोकस किया गया और वरुणी ऐप ने ना हर एक ब्लॉक के लिए डिमांड कैलकुलेट किया, सप्लाई कैलकुलेट किया। और बाद में देखो ये पता लगा कि कुछ ब्लॉक्स में ना हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, जैसे ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये केस स्टडी है। जैसे नामची ब्लॉक है, नामची ब्लॉक में ना 94% वाटर डेफिसिट है। सोचिए डिमांड 100 है लेकिन पानी सिर्फ 6 यूनिट है। और इसके बाद गंगीरी ब्लॉक है, यहां पे 60% डेफिसिट मिला। बलदेवगढ़ है, यहां पे 53% डेफिसिट मिला। विजयपुर है, 42% डेफिसिट मिला। इसके अलावा और भी कुछ जगहों की बात की जाती है, जैसे कोटरी एंड आबू रोड है, यहां पे ग्राउंड वाटर एक्सप्लोइटेशन देखो 100% से भी ज्यादा है, 100% से भी ज्यादा ओवर एक्सप्लोइटेशन है, सोच के देखो। और यहां पे ना सैलिनिटी इन ग्रेस की प्रॉब्लम है, यानी समुद्र का जो खारा पानी है ना वो जमीन के मीठे पानी में घुस जाता है। तो देखो ये तो आप जो केस स्टडीज हैं, 1-2 केस स्टडी दोगे तो भी चलेगा, सारी की सारी केस स्टडीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सॉल्यूशन की बात की जाती है सॉल्यूशन की बात की जाती है। सॉल्यूशन है विजयपुर ब्लॉक से संबंधित। विजयपुर ब्लॉक आर्टिकल ये कहता है, देखो विजयपुर जो है ना वो डेफिसिट में है, लेकिन वहां पे ना रन ऑफ बहुत ज्यादा है, मतलब बारिश का पानी रोक नहीं पाए और वो बह गया। समझ रहे हो, वो रन ऑफ वाला पानी बहुत ज्यादा है, उसको अगर हम यूज कर लें तो डेफिसिट कम किया जा सकता है, प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो यहां इस ब्लॉक पे ध्यान दिया तो पता लगता है कि वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर डेफिसिट को कम किया जा सकता है, बारिश के पानी को कंजर्व करने से, बचाने से पानी की जो कमी है उसे एड्रेस किया जा सकता है। समझ गए? तो देखो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो सबसे पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि अभी हम देखो ब्लॉक लेवल पर काम कर रहे हैं वरुणी ऐप की सहायता से। हमें ना इसे
विलेज लेवल तक ले जाना होगा, विलेज लेवल, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत लेवल, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट लेवल। इस प्रकार से हमें इस वाटर बजटिंग के कंसेप्ट को हर एक लेवल पे ले जाना होगा। शुरुआत देखो पायलट बेसिस पे होनी चाहिए, आप ट्राई करके देखो, जाहिर तौर पे बढ़िया रिजल्ट आएगा। और सारा जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, हर किसी को, कि हमारा जो गांव है, हमारा जो रीजन है, कितना ज्यादा वाटर डेफिसिट है। फिर है डेटा एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो डेटा को अवेलेबल करवाना है तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क, हमें ना इसके लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करना होगा, बहुत सारे स्टाफ को ट्रेन करना होगा कि वो वरुणी ऐप जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। और वरुणी ऐप एक बार उन्होंने यूज करना सीख लिया तो फिर डेटा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं स्टेक होल्डर्स को बढ़िया से आप एंगेज करके रखो। सिर्फ सरकार ये काम नहीं कर सकती, फार्मर्स जो सबसे बड़े यूजर हैं, इंडस्ट्री ओनर, लोकल बॉडीज, इंडिजिनस कम्युनिटीज, सबको एक साथ काम करना होगा। पार्टिसिपेटरी अप्रोच दिखनी चाहिए। लास्ट में है पॉलिसी इंटीग्रेशन। देखो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की वाटर पॉलिसी में ना वाटर बजटिंग को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए। और एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान जरूर होना चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये 4 सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। कौन कौन से 4 सॉल्यूशन मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक लेवल पे इसे इंप्लीमेंट करो, खास करके गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे। डेटा इजीली अवेलेबल करवाओ, डेटा के लिए स्टाफ को ट्रेन करो, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट होना चाहिए, सब मिलकर काम करें। और पॉलिसी इंटीग्रेशन, सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की हर पॉलिसी में ये वाटर बजटिंग मैंडेटरी होना चाहिए। लास्ट में देखो राइटर एक बात बोलते हैं, पानी सिर्फ देखो एक रिसोर्स नहीं है, पानी इकोनॉमी का इंजन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ना एक बात बोला करते थे, हमें ना पानी की वैल्यू तब समझ में आती है जब कुआं सूख जाता है। आज देखो कुएं जो हैं वो सूख रहे हैं। और वाटर बजटिंग ना एक प्रकार से ना हमें ना अंधेरे में तीर चलाने से रोकता है, हमें एग्जैक्टली बताता है कहां पे पानी की कमी है, क्या करना है, उसके बेस पे हम एक्शन ले सकते हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आज वाटर बजटिंग से संबंधित। छोटा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।